हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा। मैं मनोज वर्मा आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की फ़िज़िक्स। और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड के न्यूमेरिकल्स की। और न्यूमेरिकल्स का हमारा पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं और इस पार्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत न्यूमेरिकल के साथ। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा, ये जो है एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। अब ये कह रहे हैं कि इन बिंदुओं पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम, यानी इस पर 2 माइक्रोकूलम का है और इस पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। ये पॉइंट ए में हमसे ये पूछ रहे हैं कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए कि निकाय का जो समविभव पृष्ठ होगा वो कहाँ पर होगा। तो देखिए भाई, हमने समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन पढ़ी है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी वैद्युत क्षेत्र में लिया गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, यानी वैद्युत विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। वो पृष्ठ क्या कहलाएगा, हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अब मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने 6 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस इतना सा है कि यहाँ से 2 माइक्रोकूलम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा समविभव पृष्ठ पर, जो वैद्युत विभव हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं ये कहूँ कि यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है या -2 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है। मैंने क्या किया, इसके बीच में एक मिडिल पॉइंट ले लिया O, और इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ से इस आवेश के कारण पोटेंशियल ज्ञात करूँ, विभव जब ज्ञात करूँगा तो वो आएगा V बराबर यहाँ से जो आएगा और यहाँ से जो आएगा, दोनों सेम आएंगे, लेकिन ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। तो यानी ये जो मिडिल पॉइंट होगा, ये मध्य बिंदु, यहाँ पर विभव क्या होगा, 0। और हम जानते हैं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर विभवांतर कितना आ जाएगा, विभवांतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर इस बिंदु से होता हुआ AB जो रेखा है इसके परपेंडिकुलर अभिलंबवत एक प्लेन खींचूं मैं, तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा समविभव पृष्ठ। क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। ये जो प्लेन खींच दिया मैंने, यानी तल, ये जो रेखा AB है, AB रेखा के मध्य बिंदु के तल से अभिलंबवत, यानी इसके अभिलंबवत दोनों ओर जो प्लेन हो, जो हमारा जो प्लेन होगा, समतल होगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर क्या होगा, 0। और जिसके ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर 0 हो वो क्या कहलाएगा, हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ AB के अभिलंबवत तल तथा AB के मध्य बिंदु, AB के अभिलंबवत तथा AB के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाला तल, गुजरने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, या मैं कहूँ विभवांतर 0 होगा, विभवांतर 0 होगा। और जिस पृष्ठ पर या जिस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर 0 हो, वही बिंदु क्या, वही जो तल होगा, वही जो प्लेन होगा, क्या होगा, समविभव पृष्ठ। अतः मैंने ये जो प्लेन काढ़ा है ये कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अतः यह तल समविभव पृष्ठ होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यानी एक के वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर 0 हो
वही क्या कहलाता है, हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है डॉटेड, यही क्या होगा, हमारा समविभव पृष्ठ होगा। ये जो निकाय है इसका समविभव पृष्ठ होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में ये कह रहे हैं हमसे, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी भाई। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, यानी क्षेत्र के अविलंबवत होंगी। यानी क्षेत्र जो होगा, जो पृष्ठ होगा उसके अविलंबवत, यानी उससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। एक चीज़ और हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर चलती हैं। कैसे चलती हैं, जूम करती हुई चलती हैं। तो देखो ये समविभव पृष्ठ हो गया, इस तल के परपेंडिकुलर अगर मैं कहूँ, यानी वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से कैसी जाएंगी, माइनस आवेश की ओर जाएंगी। तो ए से बी की ओर ड्रॉ होंगी, ए से बी की ओर ड्रॉ होंगी। ये जो होंगी हमारी वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो ये जो होंगी हमारी क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। इस तरह से जो बल रेखाएं गुजरेंगी, यही बल रेखाएं क्या शो करेंगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन शो करेंगी। तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू बी की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये तो पार्ट ए हो गया और ये हमारा पार्ट बी। वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत ए से बी की ओर होगा, ए से बी की ओर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या शो करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन शो करती हैं। और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरह से जूम करती हुई जाएंगी, ए से स्टार्ट होंगे और बी की तरफ जूम करती हुई जाएंगी। और ये भी जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं का एक गुण भी होता है, प्लस आवेश से निकल करके कहाँ पे समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड है ना, ये नहीं व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। क्या है हमारा, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर, कहाँ पर, पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें गोले के अंदर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक बार पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हाँ, तो पार्ट ए हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। इसमें एक चीज़ दे रखी है कि जो रेडियस है, गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर में ले लूँ यहाँ से, दिया है, दिया जलाना पड़ेगा, दिया नहीं जलेगा तो सवाल नहीं होगा। तो क्या दे रखा है इन्होंने, सवाल में दे रखा है एक चालक है गोली, उसकी त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। और मैं सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करूँगा तो 10⁻2 का गुणा कर दूंगा। तो ये आर रेडियस हो गई। अब ये कह रहे हैं कि इसके पृष्ठ पर, यानी कोई चालक है, मैं कहूँ कि ये चालक है और इसके पृष्ठ पर जो है प्लस ये जो आवेश है, जो भी आवेश है एक समान रूप से वितरित है। यानी Q जो है कैसा है, 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। जब पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा तो ये जो है एक प्रकार से समविभव पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समविभव पृष्ठ बन जाएगा। और हमें इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से जो वैद्युत बल रेखाएं आती हुई दिखाई देंगी, कुछ इस तरह से आती हुई दिखाई देंगी हमें, यानी प्रत्येक बिंदु पर अब परपेंडिकुलर होंगी। तो हमें ये लगेगा कि वैद्युत बल रेखाएं इस गोले के केंद्र से आ रही हैं। तो हम क्या कर लेंगे, आवेश को कहाँ पर रखा हुआ मान लेंगे, Q पर, O पर रखा हुआ मान लेंगे। जब हम पृष्ठ पर वैद्युत विभव फाइंड करेंगे तब की ये कंडीशन है। लेकिन पॉइंट ए में ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि गोले के अंदर, गोले के अंदर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, गोले के अंदर E बराबर पूछ रहे हैं ये क्या होगा। देखिए भाई, इन्होंने स्पष्ट सवाल में क्या रखा है कि आवेश भाई कहाँ पर रखा हुआ है, आवेश जो है गोले के
पृष्ठ पर रखा हुआ है। जब आवेश गोले के पृष्ठ पर है और समस्त आवेश गोले के पृष्ठ पे ही होता है, गोले के भीतर आवेश कैसा होता है, जीरो होता है। गोले के भीतर आवेश सदैव कैसा होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर जब आवेश, अब हमने E बराबर बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला पढ़ा है 1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि Q बराबर क्या है, यहाँ पर Q बराबर 0 है, गोले के भीतर कोई आवेश है ही नहीं। जब आवेश नहीं है तो E बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात कि गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी में ये फिगर हमारा, हमें लगेगा कि आवेश कहाँ है, एक पॉइंट पर रखा हुआ है, पॉइंट ओ पर, यानी गोले के केंद्र पर रखा हुआ है, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है निकल रही हैं। ऐसा हमें प्रतीत होगा कि वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो है इसके केंद्र से आती हुई हमें प्रतीत होंगी इस तरह से। समविभव पृष्ठ में हमने इस तरह का फिगर बनाया होगा, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो एक बार पीछे वीडियो पर जाकर के विजिट कर लें। तो ये हो गया हमारा समविभव पृष्ठ। तो हमें लगेगा कि आवेश कहाँ रखा हुआ भैया, गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। आवेश कहाँ रखा हुआ है, गोले के केंद्र पर रखा हुआ है, और केंद्र से हमें पृष्ठ पर फाइंड करना है। और केंद्र से पृष्ठ की दूरी r बराबर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 × 10⁻² मीटर दे रखी है। फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला आपके पास रखा हुआ है कि E बराबर गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0, आवेश हमारा Q है और रेडियस है कैपिटल R²। अब भाई ये वैल्यू तो हम जानते ही हैं, पढ़ के आए हुए हैं। क्या वैल्यू, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। भाई वैल्यू लगाओ, Q की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई R², यानी R की वैल्यू है 12 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये मैं लिखूँगा 9 × 1.6 × 10⁻। अब देखो मैंने गुणांक जो थे उनको पड़ोसी बना दिया है और घातों वाले टर्मों को मैं पड़ोसी बनाऊंगा, तो मुझे लगे यहाँ पर मिलेगा 10⁹9 × 10⁻⁷ अपॉन, अब मैं इसे लिखूँगा 12 × 12, यानी 12 का स्क्वायर हो रहा है तो मैं 12 × 12 लिखूँगा, सिंपल है। और 10⁻2, घात के ऊपर घात, घातों का हो जाता है गुणा, 2 दूनी 4, यानी 10⁻⁻4 हो जाएगी। अब मैं इसे भाग दे के सॉल्व करूँगा, 3 से काटूँगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 0.4, फिर ये 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 0.1, यानी 4 से डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, जो बचा है मैं लिख लूँगा, हमारे पास बचा भैया 1 × 0.1, 1 × 0.1 × 10⁻⁹ और -7 अपॉन नीचे 1 × 1 × 10⁻⁴, ये बचा हमारे पास। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इसे सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इसे जब भी मैं सॉल्व करूँगा तो 1.1 यानी 0.1 × 10⁻+2, 9 में से 7 घटाऊँगा +2, और ये 10⁻⁻4 है और ये ऊपर जाएगी। मैं जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाऊँगा तो ये जो घातें हैं, घातों के साइन बदल जाते हैं, यानी पावर जो अभी -4 की दिखाई दे रही है वो किसी की हो जाएगी +4 हो जाएगी। तो मैं इसे बड़ी आसानी से लिख दूँगा 2 + 4। तो कहने का मतलब ई जो हमारा आया, ई जो आया, मैं इसे 1.0 गुणा 10 की घात 4 और 2 6 होते हैं, लेकिन मैंने पॉइंट को एक स्थान राइट हैंड की तरफ ले गया हूँ। तो जब भी हम पॉइंट को राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो है एक घात जो है कम हो जाएगी, यानी 6 थी, 6 में से एक कम करूँगा तो -+5 न्यूटन कूलाम इनवर्स, या मैं इसे भी कह सकता हूँ न्यूटन प्रति कूलाम। यही इस सवाल का आंसर है। आंसर क्लियर, नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट भी इसका जो थर्ड पार्ट है उसे भी अभी हम करने वाले हैं, बिल्कुल सेम तरीके से।
तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो रेडियस जो थी, अब वो रेडियस यानी मैं उस रेडियस से जो दूरी दे रखी है केंद्र से 18 सेंटीमीटर, इस तरह से दूरी यानी इस दूरी को केंद्र मानकर एक और हम इसी केंद्र संकेंद्रीय गोला खींच दें, तो अब आर की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस सवाल वही है, केवल आर चेंज हो जाएगा, हमें आर चेंज करना है, बाकी का क्वेश्चन तो वही है हमारा और कुछ नहीं होने वाला। इसमें हमें आर की जगह में स्मॉल आर ले लूँगा और इसे लिख दूँगा 18 सेंटीमीटर। 18 को मैं मीटर में चेंज करूँगा सेंटीमीटर को, तो 18 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, गोले के बाहर, गोले के केंद्र से आर मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। सेम फार्मूला लगाएंगे, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, यानी E बराबर इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 9.0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 1.6 × 10⁻⁻7 अपॉन r की वैल्यू कितनी है भैया, 18 गुणा 10 की घात कितनी है, -2, इसका होल स्क्वायर करूँगा तो E इजिकल टू वही काम करना है, पड़ोसी बना दो भाई इसको, 10⁻9 -7 घातें पड़ोसी बनाई अपॉन 18, यानी 18 को दो जगह लिख दूंगा, 18 गुणा 18 गुणा 10 की घात -4, 9 से डिवाइड करूंगा 2 टाइम्स जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से 2 एकम 2, 0.8, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पर 0.4 अपॉन 9, कहने का मतलब E इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 × 0.4 × 10⁻2 अपॉन 9 × 10⁻⁻4। 9 का मैं भाग इसमें करता हूँ, 9 एकम 9, ना जाने का 0, दशमलव लगाऊंगा, फिर अगेन में देखूंगा, ना जाने का 0, 9 4 में नहीं जाएगा, फिर 9 चौके 36, 4 बचेंगे, फिर 9 चौके 36, यानी मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है ये 0.044 गुणा 10 की घात 2, और ऊपर ये जाएगी 4 वाली, वो भी कितनी हो जाएगी, प्लस की 6, या E इज इक्वल्स टू 0 में से लिख सकता हूँ 0.044 गुणा 10 की घात 6। अब मैं 2 डिजिट उधर ले जाऊँगा, राइट हैंड की तरफ, डेसिमल को मैं क्या ले जाऊँगा, राइट हैंड की तरफ ले जाऊँगा 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 4.4 इंटू 2, जो हमारी पावर है वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से 2 पावर में कम कर दूंगा, तो 6 माइनस की 2, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 4.4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ न्यूटन कूलाम इनवर्स। ये रहा हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारा, ये कह रहे हैं, पढ़ेंगे इस सवाल को कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक समांतर पट्टिका मतलब प्लेट, एक समांतर पट्टिका संधारित्र, यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच की, यानी प्लेटों के जो बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु भरी है, क्या भरी है, वायु भरी है, और इसकी धारिता कितनी है, 8 पिकोफैरड है। इसके प्लेटों के बीच वायु भरी है और जो हमारा संधारित्र है उसकी धारिता 8 पिकोफैरड है, और 1 पिकोफैरड बराबर 10 की घात -12 फैरड होते हैं। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, अब यानी हमारी पट्टिकाओं के बीच की जो डिस्टेंस पहले थी उसका क्या कर दें, हम आधा कर दें, और इनके बीच के स्थान में वायु के स्थान पर क्या भर दें, हम 6 परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो इसकी धारिता क्या होगी। 6 परावैद्युतांक जो है एक फ्लिंट कांच होता है, लेकिन प्लास्टिक टाइप का, लगभग प्लास्टिक टाइप का, उसका जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है, यानी K की वैल्यू इन्होंने 6 दे रखी है। सवाल में वही काम करेंगे, सॉल्व करते हैं, पहले वही लिखेंगे, दिया है, दिया जलेगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। देखेंगे एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करेंगे, बिल्कुल सरल और बिल्कुल सरल भाषा में सवाल करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है हमें इस सवाल को सॉल्व करने में। ये कह रहे हैं
कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र। अब हम जानते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र में जो है दो प्लेटें होती हैं और प्लेटों को जो है एक डिस्टेंस पर रखा दिया जाता है जिसकी दूरी को हम ले लेते हैं d और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं a ले लेते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है डेरिवेशन। तो हम मान लेंगे भाई, हम मान लेंगे माना संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी पट्टिका कह लो या प्लेट कह लो एक ही बात है, दूरी स्मॉल d तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है क्षेत्रफल वो a है। ये चीज़ हमने मान ली। अब ये कह रहे हैं कि प्लेटों के बीच वायु भरी है यानी k की वैल्यू 1 होगी, यानी तब जो धारिता दे रखी है इन्होंने C0, मैं धारिता को लूँगा C0 बराबर कितना दे रखा है, ये भी लिख सकते हैं वायु में धारिता C0 C0 बराबर 8 पिको फैरड, और मैं इसे फैरड में चेंज करूँगा तो 8 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैरड हो गया हमारा। वायु में धारिता कितने हो गई, इतने हो गई। यदि पट्टिकाओं के, अब ये कह रहे हैं कि यदि पट्टिकाओं के बीच, तो भाई पहले हम इसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं कि वायु में संधारित्र की जो धारिता होती है, वायु में संधारित्र की धारिता C0 बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। सिंपल सी बात ये रही। अब ये कह रहे हैं कि जब भैया d बराबर d/2 हो जाता है, जब भाई d इक्वल टू क्या हो जाता है d/2, यानी प्लेटों के बीच की दूरी d से घट करके d/2 आधी हो जाती है, तब k बराबर यानी बीच में जो वायु भरी है k बराबर 6 हो जाता है भाई, यानी पदार्थ के जो परावैद्युतांक है वो कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तब कह रहे हैं कि धारिता क्या होगी, तो यानी परावैद्युत माध्यम में धारिता, तो भाई इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। अब भाई D की जगह क्या है d/2, D की जगह बट ये हम लिखेंगे बट D इज इक्वल टू d/2 है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाए K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2, और 2 पहुंच जाएगा ऊपर तो 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये वैल्यू समीकरण 1 से देखेंगे भैया किसकी है, ये वैल्यू समीकरण 1 से C0 की है, तो रख देंगे हम यहाँ पर C0। अतः C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 2K C0, कहाँ से भैया समीकरण 1 से, कहाँ से आ गया ये समीकरण 1 से, भाई मुझे दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बराबर क्या है C0 है, तो मैं यहाँ पर मैंने ये C0। अब C बराबर कितना हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो यहाँ थोड़ी सी जगह है यही करते हैं कोशिश। C बराबर 2 इंटू K की वैल्यू कितनी है भाई, K की वैल्यू है 6, K की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 गुणा 6 गुणा 8, C0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C0 की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 2 छिंगे 12 8 96 पिको फैरड, भाई पिको फैरड में 8 पिको फैरड में भी थी, तो C भी कितनी आ गई 96 पिको फैरड, और यही इस सवाल का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी सी बात कह रहे हैं ये। अब हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम, वही रेलगाड़ी के डिब्बे जोड़ने, क्या करना है रेलगाड़ी के डिब्बे जोड़ने या टॉर्च में सेल डालने, वही तो बनेगा श्रेणी क्रम। देखेंगे भाई सॉल्यूशन दिया है, दिया जला दो। 9 पिको फैरड वाले 3 संधारित्र, कितने पिको फैरड वाले 9 पिको फैरड वाले 3 संधारित्र दे रखे हैं भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले की धारिता C1 ले रहा हूँ, दूसरे की धारिता C2 ले रहा हूँ, और तीसरे की धारिता C3 ले रहा हूँ।
तो C1 बराबर दे के रखें ये C2 है और C बराबर C3 कितनी है 9 पिको फैरड। अगर मैं फैरड में चेंज करना चाहूँ तो 9 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरड। अरे भाई क्यों होता है, चूंकि 1 पिको फैरड में भैया 10 की घात माइनस 12 फैरड होते हैं। क्लियर। देखेंगे क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि संयोजन की तुल्यधारिता क्या है। हमने ये ड्राइव जब किया था तो हमने तुल्यधारिता निकाली थी। पहले पार्ट में ये कह रहे हैं भाई C निकाल दो, हमें C बता दो। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव, यानी यदि इसमें संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दूं, यानी V बराबर इन्होंने दे रखा है 120 वोल्ट, तब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव क्या होगा भाई। तब हमें ये कह रहे हैं कि ये एक V1 फाइंड कीजिए, V2 फाइंड कीजिए और V3 फाइंड कीजिए। चलते हैं हम अपने पहले पार्ट की तरफ। अब हम जानते हैं भाई जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी जो तुल्य या कुल धारिता में बोलूँ तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट करूँगा संयोजन की कुल धारिता, ये हो जाएगा फॉर्मूला 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू पुट कीजिए C1 C2 C3 की, तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/9 धन 1/9 धन 1/9। 9 हमारा लासा है तो 1/C बराबर 9 लासा 1/1 तीनों जोड़ दीजिए, नीचे लासा समान है तो ये 9 क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊपर तीनों जुड़ जाएंगे 1 1 1 1 3 3 एकम 3 3 तिया 9। तो अगर मैं C को अंश बनाऊंगा तो भैया 3 को भी मुझे क्या बना पड़ेगा अंश, 3 पिको फैरड। इसका आंसर आ गया 3 पिको फैरड। तो ये संयोजन की तुल्यधारिता आ गई। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पार्ट बी में यदि V बराबर कितना है भैया 120 वोल्ट, तो अलग अलग बताओ कि अलग अलग कितना विभवांतर वहाँ पे होगा। तो हम क्या करेंगे, हम प्रत्येक संधारित्र पर आवेश फाइंड कर लेंगे, उसके हिसाब से हम इसे कर सकते हैं। नाउ पार्ट बी, अब तुल्यधारिता C हो गई और श्रेणी क्रम में हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है लेकिन विभव दो सब पर डिफरेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र का आवेश निकाल लूँगा। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर फॉर्मूला होता है CV, Q बराबर फॉर्मूला होता है CV, C इंटू V। C की वैल्यू कितनी है भाई, C की वैल्यू है 3 पिको फैरड। तो मैं पिको फैरड में ही लिखे रहने दे रहा हूँ क्योंकि बाद में हम आंसर इसमें पिको कूलाम में लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 गुणा 120 तो 12 तिया 36 यानी 360 पिको कूलाम, यानी प्रत्येक संधारित्र पर हमारा आवेश कितना हो गया 360 पिको कूलाम। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर अलग अलग संधारित्रों पर विभवांतर पूछ रहे हैं तो C बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है QV, यही वाला Q बराबर CV। तो V चाहिए तो Q/C, लेकिन अलग अलग इन संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग हैं तो, लेकिन यहाँ पर धारिताएं कैसी हैं समान है, C1 C2 C3 कैसी है समान। तो मैं यहाँ से करने वाला हूँ प्रत्येक संधारित्र पर विभव। नाउ प्रत्येक संधारित्र पर विभव, सभी पर आवेश समान, सभी की धारिताएं समान, तो विभव भी सभी पर कैसा होगा समान होगा। तो एक ही लाइन में इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर Q/C फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर C की जगह चाहे मैं C1 ले सकता हूँ, चाहे C2 ले सकता हूँ, चाहे C3 ले सकता हूँ। ऐसे करूँगा मैं C1 या C2 या C3, कोई सी एक ले लीजिए। Q की वैल्यू है 360 पिको कूलाम और इसकी वैल्यू है
9 पिको फैरड, तो 9 से भाग दूंगा, 9 चौके 36, एक जीरो चिपका हुआ है तो इस पर जीरो चिपका दीजिए। यही हमारे इस सवाल का आंसर निकल आया, 40 वोल्ट। विभव का मात्रक होता है 40 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 सॉल्व हो चुका है। ये रहा हमारे क्वेश्चन 6 के आंसर, यानी तुल्य धारिता हो गई C बराबर 3 पिको फेरड, और जो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो होगा V1 V2 V3 जो होगा वो क्या होगा 40 वोल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में कुछ अच्छे खूबसूरत सवालों के साथ। तो पढ़ते रहिए फिजिक्स को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट मतलब मनोसर, कॉन्सेप्ट का मतलब मनोसर। एक बार में ही सवाल जो है दिमाग से चिपक जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से कराएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।